फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर दीपमाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी एलिगेंस का डेवलपमेंट। सी एलिगेंस का पूरा नाम सिनोरैप्टिडिस एलिगेंस है। तो सबसे पहले हम लोग सी एलिगेंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे और फिर इसके बाद हम लोग सी एलिगेंस में वल्वा का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे और उसके बाद हम लोग कैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर और डोर्सल वेंट्रल एक्सिस डिसाइड होता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सी एलिगेंस के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सी एलिगेंस फाइलम निमेटोडा को बिलोंग करता है। इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में राउंड वॉर्म बोलते हैं। और अगर हम लोग इसके जनरेशन टाइम की बात करें तो इसका जनरेशन टाइम बहुत शॉर्ट होता है, 3 days होता है। दे आर फ्री लिविंग एनिमल्स एंड फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होल जीनोम सीक्वेंस्ड इन 2012। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके पूरे जीनोम को सीक्वेंस किया गया था 2012 में। इसीलिए सी एलिगेंस को मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब बहुत सारी स्टडीज़ में इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पेशलिटी हैं जो कि हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर इन लैब कंडीशन। लैब कंडीशन में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हो सकता है। ये इसके पूरे एम्ब्रियोजेनेसिस में 16 आवर का टाइम लगता है और दे कैन बी इजीली कल्टिवेटेड इन लैब कंडीशन और अदर कंडीशन। स्मॉल साइज ये एनिमल होते हैं लाइक 1 मिलीमीटर के। लीनियज ऑफ एवरी सेल कैन ट्रेस्ड। इसका मतलब ये है कि अगर सी एलिगेंस के जो लीनियज हैं, मीन्स कि अगर ऊ साइड बन रहा है, ऊ साइड से 2 सेल डिवीज़न, 2 सेल बन रहे हैं, 4 सेल स्टेज बन रही है, तो उनको मीन्स ट्रेस किया जा सकता है। इसीलिए इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज़ किया जाता है। लिव इन टेम्परेट सॉइल इन्वायरमेंट। टेम्परेट सॉइल इन्वायरमेंट में ये रह सकता है। हैज़ 2 sexes। 2 sexes होते हैं। एक हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, उनको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो जब सी एलिगेंस की बात करते हैं और जो हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है उसमें जो सेल्स का नंबर होता है वो 959 सेल्स होती हैं। और अगर मेल की बात करें तो मेल दूसरी जो कैटेगरी होती है मेल, उसमें जो सेल्स का नंबर होता है 1031 सेल्स। ऐसा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बेसिकली इसमें 2 सेक्स होते हैं, एक हर्माफ्रोडाइट हो सकती है और दूसरा मेल हो सकता है। हर्माफ्रोडाइट को फीमेल की तरह कंसीडर किया जाता है। ज़्यादातर जो मीन्स सी एलिगेंस होते हैं पहले मेल बनते हैं फिर हर्माफ्रोडाइट बन जाते हैं। तो और ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट सी एलिगेंस पाए जाते हैं और उनको कंसीडर किया जाता है फीमेल की तरह, क्योंकि यहाँ पे फीमेल अलग से नहीं है, या तो हर्माफ्रोडाइट होगा या तो मेल होगा। तो मेल जो हर्माफ्रोडाइट है उसको एज ए फीमेल ट्रीट किया जाता है। अगर हम लोग इसके मेटिंग बिहेवियर की बात करें कि किस तरीके से इसमें मेटिंग बिहेवियर होता है, तो हर्माफ्रोडाइट प्रोड्यूस लिमिटेड नंबर ऑफ स्पर्म। क्योंकि हर्माफ्रोडाइट के पास दोनों सेक्स होते हैं तो वो oocyte और स्पर्म दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन हर्माफ्रोडाइट क्या होता है कि लिमिटेड नंबर स्पर्म प्रोड्यूस करता है और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है या तो हर्माफ्रोडाइट इटसेल्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकती है या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में हर्माफ्रोडाइट एज ए फीमेल ट्रीटमेंट होगी और इसके बाद मेल के साथ मेटिंग होगी। इसके बाद यहाँ पे जो एग और एम्ब्रियो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसीलिए इसके लीनियज को ट्रेस किया जा सकता है। बेसिकली ये एक तरीके से पूरा ट्रांसपेरेंट सी एलिगेंस होता है। और यहाँ पे सपोज oocyte है, oocyte के बाद यहाँ पे 2 सेल स्टेज बन रही है, 2 के बाद 4 बन रही है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। मेल रिकोगनाइज हर्माफ्रोडाइट किस तरीके से मेटिंग होती है, तो मेल रिकोगनाइज करता है हर्माफ्रोडाइट सी एलिगेंस को। मेल निमेटोड बिगिंस ट्रेसिंग द हर्माफ्रोडाइट। ट्रेस करता है हर्माफ्रोडाइट को अपनी टेल के थ्रू, और टेल पर एक स्ट्रक्चर होता है स्पिक्यूल्स, वो वल्वल रीजन तक पहुंचता है और इस तरीके से वो हर्माफ्रोडाइट बॉडी में स्पर्म को रिलीज करता है। इसमें बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है टेम्परेचर का, जो लाइफ साइकिल होती है सी एलिगेंस की। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 डिग्री सी पर
2 to 3 डेज़ की लाइफ साइकिल होती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 to 4 डेज़ की लाइफ साइकिल होती है। 25 डिग्री पे 5 to 6 डेज़ की लाइफ साइकिल होती है। तो अब हम लोग ये इंट्रोडक्शन था सी एलिगेंस का। सी एलिगेंस के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी बेसिक कुछ बातें पता होनी चाहिए। अब हम लोग सी एलिगेंस के वल्वा फॉर्मेशन पर बात करते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है CSIR एग्जाम में, अक्सर करके इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वल्वा फॉर्मेशन के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। वल्वा क्या होता है? वल्वा फीमेल जेनिटिलिया होता है, मीन्स फीमेल सेक्स एपरेटस होता है, जो कि एग लेइंग में या फर्टिलाइजेशन के मेटिंग के ड्यूरेशन में इन्वॉल्व होता है। द जेनिटिलिया पार्ट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट कंसिस्ट ऑफ 22 सेल्स। जो ये सेक्स पार्ट होता है ये 22 सेल्स का होता है। सर्व एज स्ट्रक्चर थ्रू विच स्पर्म एंटर एंड फर्टिलाइज एग। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म जहाँ से एंटर कर पाता है और एग को फर्टिलाइज करता है गोनैड में। वल्वा इज नेसेसरी फॉर एग लेइंग। एग लेइंग के लिए इंपॉर्टेंट एपरेटस है। वल्वा प्रेजेंट एट मिड वेंट्रल पोजीशन। ये आपको याद रखना है कि वल्वा सी एलिगेंस में कहाँ प्रेजेंट होता है? मिड वेंट्रल पोजीशन। मिड वेंट्रल पोजीशन क्या होगी? ये जैसे कि यहाँ पे इसको डॉर्सल कंसीडर करेंगे, इसको वेंट्रल कंसीडर करेंगे, वेंट्रल में भी मिड वेंट्रल पोजीशन, इस पोजीशन को कहेंगे, तो यहाँ पे वल्वा पाया जाता है। इसके बाद ये बेसिकली फीमेल सेक्स एपरेटस होता है, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस इन्वॉल्व सिग्नलिंग कैस्केडिंग। जब वल्वा का डेवलपमेंट सी एलिगेंस में होता है तो यहाँ पे एक सिग्नलिंग सिस्टम पूरा चलता है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सिग्नलिंग बिटवीन द सेल्स होता है, मीन्स की इंटरसेलुलर सिग्नलिंग होती है। मीन्स कि जैसे सपोज कि 2 सेल्स हैं तो 2 सेल्स के बीच में सिग्नलिंग कुछ इस तरह से होती है, तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। और कुछ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स भी काम करते हैं वल्वा के फॉर्मेशन में। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये गोनैड है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये गोनैड है। गोनैड आप जानते हैं जिससे क्या बनता है? गैमीट्स बनते हैं, लाइक स्पर्म और oocyte बनेंगे। गोनैड के नीचे एक सेल, आपको ये रेड कलर की सेल दिख रही है, इसको एंकर सेल कहते हैं। इस एंकर सेल्स के नीचे कुछ सेल्स होती हैं जिनको VPCs कहते हैं। VPs का मतलब वल्वल प्रिकर्सर सेल। वल्वल प्रिकर्सर सेल्स, ये वल्वल प्रिकर्सर सेल्स ही प्ले करती हैं, मीन्स यही पार्टिसिपेट करती हैं वल्वा के फॉर्मेशन में। वल्वा के फॉर्मेशन में और ये प्रिकर्सर सेल्स कहाँ से बनती हैं? ये जो वेंट्रल साइड में हाइपोडर्मिस में सेल्स होती हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, सपोज कि 11 सेल्स होती हैं। उन 11 सेल्स में से जो 6 सेल्स होती हैं वो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स बनाती हैं और यही वल्वल प्रिकर्सर सेल आगे चल के वल्वा का डेवलपमेंट करती हैं। इन वल्वल प्रिकर्सर सेल्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये यहाँ पे P3P, P4P, P5P, P6P, P7P एंड P8P, ये 6 सेल्स हैं जिनको हम लोग वल्वल प्रिकर्सर सेल्स कहते हैं। इनकी लोकेशन की अगर बात करें तो एंकर सेल के जस्ट नीचे P6P सेल है और एंकर सेल के जो P6P के राइट हैंड पे P7P है और लेफ्ट हैंड पे P5P और इसके बाद P4P, P3P एंड P8P यहाँ पे पाया जाता है। तो ये लोकेशन आपको याद करनी है। आपको ये याद रखना है कि जो सेल P6P है वो जस्ट एंकर सेल के नीचे है। अब जब वल्वा का फॉर्मेशन होना होता है तो पहले वल्वा VPCs का जनरेशन होता है। VPCs क्या होते हैं? VPCs का मतलब वल्वल प्रिकर्सर सेल्स का जनरेशन होता है। वो जनरेशन कैसे हो पाता है? 6 VPCs कैसे बनते हैं? क्योंकि हाइपोडर्मिस सेल्स में 11 सेल्स होते हैं जो कि वेंट्रल साइड में लोकेटेड होते हैं, वेंट्रल एपिडर्मिस में। सपोज कि ये वल्वा है, सॉरी ये सी एलिगेंस है, सी एलिगेंस के वेंट्रल साइड में यहाँ पे 11 सेल्स
प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, और इनमें से 6 सेल्स वीपीसीज का जनरेशन करते हैं। 11 में से 6 का जनरेशन कैसे हो पाता है, वो अपने आप को कैसे वल्वल प्रिकर्सर सेल्स बनाते हैं, इसके लिए एक फैक्टर होता है Lin39। Lin39 को आप एक तरीके से मॉर्फोजन की तरह समझिए कि Lin39 एक फैक्टर होता है जो कि स्पेसिफाई करता है 11 में से 6 सेल वीपीसीज बना लें, वल्वल प्रिकर्सर सेल्स बना लें। इसके बाद यहाँ पे वीपीसीज स्पेसिफाई 3 वीपीसीज। अब 6 वीपीसीज में से 6 वीपीसीज में से क्या होता है कि 3 वीपीसीज, यहाँ पे 3 वीपीसीज जनरेट वल्वा सेल्स, क्योंकि देखिए 11 में से जो 6 सेल्स थी उन्होंने वीपीसीज बनाया, 6 में से 3 जो वीपीसीज होती हैं वो बनाएंगी वल्वा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि एपिडर्मिस के 11 सेल्स में से 6 वीपीसीज बनती हैं। 6 वीपीसीज कैसे स्पेसिफाई होती हैं? Lin39 से। 6 वीपीसीज में से 3 वीपीसीज इन्वॉल्व होती हैं वल्वा के फॉर्मेशन में, और ये आगे चल के जो वल्वा बनाएंगी वो 22 सेल्स की बनेगा वल्वा, क्योंकि ये सेल्स आगे प्रोलिफरेट या डिवीजन करके 22 सेल्स में चेंज हो जाती है। तो वल्वा, एडल्ट वल्वा कितने सेल्स का होता है? 22 सेल्स का होता है। और कहाँ से शुरुआत होती है? 6 वीपीसीज होते हैं, उनमें से 3 वीपीसीज वल्वा में पार्टिसिपेशन लेते हैं। अब इसके बाद ये यहाँ पे लिखा अनइंड्यूस्ड वीपीसीज जनरेट। अब इसके बाद यहाँ पे जो वीपीसीज, सपोज कि यहाँ पे 6 वीपीसीज हैं, 6 वीपीसीज में से जो 3 वीपीसीज हैं, 3 वीपीसीज में से 1 वीपीसीज क्या हो जाता है? 1 वीपीसीज प्राइमरी सेल बनाता है, मीन्स कि प्राइमरी वल्वुलर प्रिकर्सर सेल्स बनाता है, और जो 2 वीपीसीज होते हैं, क्योंकि 3 है, 3 में से एक ने प्राइमरी वीपीसीज बनाया और जो 2 बचे हुए हैं वो सेकेंडरी वीपीसीज बनाते हैं। और जो अनइंड्यूस्ड होते हैं, किससे अनइंड्यूस्ड होते हैं? Lin39 से जो अनइंड्यूस्ड सेल है, 6 में से 3 ही वीपीसीज इन्वॉल्व होते हैं वल्वा में, जो बचे हुए 3 हैं वो बना लेते हैं टर्सरी लीनिएज, उनको हम लोग टर्सरी वल्वल प्रिकर्सर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिसाइड हो जाता है। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कैसे बन रहे हैं, क्या फैक्टर इन्वॉल्व है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो टर्सरी लीनिएज होता है वो आगे चल के एपिडर्मल सेल्स बनाएंगे। तो 6 वीपीसीज में से 3 वीपीसीज वल्वा बनाते हैं और 3 वीपीसीज एपिडर्मिस हाइपोडर्मल सेल्स, या जिसको हम लोग स्किन सेल्स कहते हैं, वो बना लेंगे। और फाइनली जो एडल्ट वल्वा होता है वो 22 सेल्स का होता है। वल्वल प्रिकर्सर सेल्स आर मेड हाइपोडर्मल। अगर वल्वल प्रिकर्सर सेल्स कैसे बनते हैं? वो हाइपोडर्मल सेल्स ही होते हैं, जैसा हमने बताया। जैसे कि P3P से लेके P8P, सॉरी यहाँ पे 8P होगा, 8P, P3P से लेके P8P तक सेल होते हैं। दिस 6 वीपीसीज हैव इक्वल पोटेंशियल टू फॉर्म वल्वा। जो 6 वीपीसीज होते हैं उन सब के पास वल्वा बनाने की कैपेबिलिटी होती है, वल्वा बनाने का पोटेंशियल होता है, लेकिन फिर भी 6 में से 3 वीपीसीज इन्वॉल्व होते हैं वल्वा बनाने में। तो वो 3 मतलब ये डिसाइड होगा, आगे हम बताएंगे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी सेल्स प्राइमरी बनाएगी, कौन सी सेकेंडरी बनाएगी, कौन सी टर्सरी बनाएगी। लेकिन 6 सेल में से 6 सेल में कैपेसिटी होती है वल्वा बनाने की, इसीलिए इन सेल्स को इक्वल पोटेंशियल, या हम लोग इनको कहते हैं इक्विवेलेंस ग्रुप, क्योंकि ये सारे 6 के 6 सेल्स बना सकते हैं वल्वा, मतलब कि 6 सेल में कैपेसिटी होती है वल्वा बनाने का पोटेंशियल होता है। अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सी एलिगेंस है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को एलोबरेट करके हमने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे क्या दिखाया गया कि एक गोनैड है, ये एंकर सेल है, और यहाँ पे वल्वल प्रिकर्सर सेल्स है। अब इन वल्वल प्रिकर्सर सेल्स को हमने यहाँ पे बनाया है। अब आप लोग यहाँ पे अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये जो एंकर सेल है, ये एंकर सेल कहाँ पे? गोनैड के नीचे पाई जाती है। ये एंकर सेल के जस्ट नीचे P6P पाया जाता है। P6P के राइट हैंड पे P7P और लेफ्ट हैंड पे P5P पाया जाता है, और उसके एडजेसेंट P4P, P3P और P7P या P8P पाया जाता है। ये सेल्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। एंकर सेल के जस्ट नीचे पाया जाता है P6P। एंकर सेल एक फैक्टर रिलीज करती, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करती, या उसको हम लोग मॉर्फोजन कह सकते हैं, जिसका नाम है Lin3।
तो लिन-3 कौन रिलीज कर रहा है? एंकर सेल रिलीज कर रही है। लिन-3 को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है लेट-23। ये लेट-23 रिसेप्टर सभी सेल्स पर पाया जाता है, लेकिन क्योंकि लिन-3 सबसे पास में या एंकर सेल के सबसे पास नियर बाई कौन सेल्स है? सबसे नियर बाई सेल्स है P6P। तो P6P सबसे हाईएस्ट अमाउंट लिन-3 का रिसीव करेगी रिसेप्टर लेट-23 के थ्रू। लेट-23 रिसेप्टर के थ्रू लिन-3 को रिसीव किया जाएगा। लिन-3 क्या है? लाइगेंड, और लेट-23 जो इसके पास पाया जाएगा वो क्या है? रिसेप्टर। तो P6P जैसे ही हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लिन-3 को रिसीव करती है, ये P6P प्राइमरी वल्वल प्रिकर्सर सेल में चेंज हो जाती है। जो हाईएस्ट अमाउंट लिन-3 को रिसीव करेगी वो हो जाएगी प्राइमरी वल्वल प्रिकर्सर सेल, जिसको हम लोग सेंट्रल वल्वल सेल कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी, क्योंकि ये एंकर सेल लिन-3 एक मॉर्फोजन है जिसको मींस रिलीज कर रहा है, तो ये मॉर्फोजन डिफ्यूज करके यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा, लेकिन कम अमाउंट में पहुँचेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी लेट-23 रिसेप्टर है, रिसीव तो किया जाएगा लेकिन लो अमाउंट में किया जाएगा, इधर भी और इधर भी। जब लिन-3 लो अमाउंट में रिसीव होता है तो ये सेल्स चेंज हो जाती हैं सेकेंडरी वीपीसी में। सेकेंडरी वीपीसीज को हम लोग बोलते हैं लेटरल वल्वल सेल्स, क्योंकि P6P के लेटरली जो दोनों सेल्स होती हैं वो दोनों चेंज हो जाती हैं सेकेंडरी वीपीसीज में, इसलिए इनको बोला जाता है लेटरल वल्वल सेल्स। अब ये आगे चल के अपना लीनिएज बनाती हैं। लीनिएज बना के जो प्राइमरी वीपीसीज होती हैं वो 8 सेल बनाती हैं, जो सेकेंडरी वीपीसीज होती हैं वो 7 सेल लीनिएज बनाती हैं, इधर भी 7 सेल लीनिएज बनाती हैं, और ये 3 वीपीसीज, प्राइमरी वीपीसीज, सेकेंडरी वीपीसीज, ये दोनों तरफ की, ये मिलके टोटल 22 सेल्स का वल्वल सेल्स बनाती हैं, और ये हो जाता है हमारा एडल्ट वल्वा। ये हमारा हो जाता है एडल्ट वल्वा। अब जो बाकी जहां पे लिन-3 रिसीव नहीं हो पाता है, क्योंकि लिन-3 यहां पे रिसीव होना मुश्किल है, भले ही इसके पास लेट-23 रिसेप्टर तो है, लेकिन लिन-3 रिसीव नहीं हो पाता है, यहां भी नहीं रिसीव हो पाता, यहां भी नहीं रिसीव हो पाता है, तो ये सेल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है टर्सरी वल्वल प्रिकर्सर सेल्स में। टर्सरी वल्वल प्रिकर्सर सेल्स में आगे चल के ये हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस कहिए या फिर स्किन सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि P3P, P4P क्या है? हाइपोडर्मिस बनाने वाले टर्सरी वल्वल सेल्स हैं, P8P भी टर्सरी वल्वल सेल्स हैं, P6P क्या है? प्राइमरी वल्वल सेल्स, और ये P5P और P7P है सेकेंडरी वल्वल सेल्स। ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है लिन-3, जिसके पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लिन-3 रिसीव होता है उसको हम लोग, वो प्राइमरी में चेंज होती है, जिसके पास लो अमाउंट में होता है वो सेकेंडरी में चेंज हो जाती है। अब इसके बाद एक तो फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये होता है कि जो प्राइमरी वल्वल सेल्स होती हैं वो अपने अंदर एक और फैक्टर होता है लिन-12। लिन-12 को बनने नहीं देती हैं। प्राइमरी वल्वल सेल्स लिन-12 को अपने अंदर बनने नहीं देती हैं, लेकिन ये एक्टिवेट कराती हैं बगल वाली सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को। नेबरिंग सेल्स कौन कौन सी है? P5P और P7P। इन दोनों सेल्स को एक्टिवेट कराती हैं कि ये अपने अंदर लिन-12 बनाए, और जब कोई भी सेल लिन-12 बनाती है तो वो चेंज हो जाती है सेकेंडरी वीपीसीज में। तो इसीलिए प्राइमरी वीपीसीज प्राइमरी में ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे लिन-12 नहीं बन रहा है, लेकिन प्राइमरी वीपीसीज एक्टिवेट कराती है सेकेंडरी वीपीसीज को कि वो लिन-12 बनाए। एक तरीके से लेटरली, यहाँ पे लेटरली ये इसको प्रोसेस कर रही है कि ये इसको यहाँ पे लिन-12 बनाए। जब ये लिन-12 बनाएगा तो ये सेकेंडरी वीपीसीज में रहेगा, तो इसलिए सेकेंडरी वीपीसीज में रहती हैं और प्राइमरी वीपीसीज में रहती हैं। एक तरीके से जो प्राइमरी वीपीसीज है वो सेकेंडरी वीपीसीज को लेटरली इनविट करती हैं कि वो प्राइमरी वीपीसीज में चेंज ना हो जाएं। ठीक है, अब इसके बाद तो हम लोग, ये पूरा प्रोसेस हो गया वल्वा के फॉर्मेशन का। आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो समझ लेते हैं।
द एंकर सेल्स सिक्रीट लिन-3, जैसा कि हमने अभी बताया कि एंकर सेल्स क्या करते हैं, लिन-3 को सिक्रीट करते हैं, जो कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है। आपने रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस सिग्नलिंग पढ़ी होगी, वहाँ पे आपने एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर पढ़ा होगा। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो फंक्शन होता है वही लिन-3 का फंक्शन होता है, लिन-3 लाइगेंड का फंक्शन होता है। वो किसके सिमिलर होता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का। तो इसका मतलब कि वहाँ पे कौन सी सिग्नलिंग चलती है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पाथवे चलता है, मैप काइनेस पाथवे। वीपीसीज रिसीव हाई लिन-3, जो हाई लिन-3 को रिसीव करेंगे वो प्राइमरी वीपीसीज में चेंज हो जाएंगे, जिनको हम लोग सेंट्रल वल्वल सेल्स कहते हैं। वीपीसीज P6P सबसे क्लोजेस्ट होता है एंकर सेल के, इसलिए वो हाई अमाउंट रिसीव करता है लिन-3 का और प्राइमरी वीपीसीज में चेंज हो जाता है। लेकिन P7P और P5P क्या होते हैं, वो सेंट्रल सेल्स जो होती है उसके एडजेसेंट होते हैं और वो लो अमाउंट लिन-3 का रिसीव करते हैं, इसलिए वो सेकेंडरी वीपीसीज में चेंज हो जाते हैं। वीपीसीज हर वीपीसीज के पास सरफेस पर लेड-23 रिसेप्टर होता है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वीपीसीज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वल्वा, वेयर एज रेस्ट ऑफ द वीपीसीज P8P, P4P and P3P will form hypodermal epidermal cells as they don't receive लिन-3। तो पूरे प्रोसेस में 3 सेल्स तो लिन-3 को रिसीव कर रही थी, लेकिन जो रिमेनिंग सेल्स थी वो रिमेनिंग सेल्स ये हैं, जो लिन-3 को रिसीव नहीं कर रही थी वो टर्शरी सेल्स में चेंज हो जाती हैं या उनको हम लोग हाइपोडर्मल सेल्स में चेंज हो जाएंगी, आगे उनका फेट एपिडर्मिस बनाने का हो जाएगा। वीपीसीज दैट रिसीव लिन-3 इज गोइंग टू डेवलप वल्वा सेल्स। अब 6 में से कोई भी, जो भी वीपीसीज सबसे ज्यादा लिन-3 रिसीव करेगी, 6 में से जो भी वीपीसीज, अगर सपोज यहाँ पे ओरिजिनली तो क्या होता है P6P रिसीव करती है, लेकिन अगर सपोज कि P8P भी अगर हाई अमाउंट वो रिसीव करे लिन-3 को, तो वो सेल्स प्राइमरी बन जाएगी। तो इसीलिए हमने बताया कि जो 6 वीपीसीज होती है सबके पास इक्वल पोटेंशियल होता है वल्वा बनाने का। जो भी लिन-3 को सबसे ज्यादा रिसीव करेगा वो प्राइमरी वीपीसीज बन सकता है, लेकिन जब नॉर्मली वल्वा बनता है तो P6P ही रिसीव करता है, इसलिए P6P प्राइमरी वल्वल सेल्स बन जाती है। फिर यहाँ पे द प्राइमरी वीपीसीज लेटरली इनहिबिट सेकेंडरी वीपीसीज बाय एक्टिवेटिंग लिन-12 प्रोटीन फ्रॉम बिकमिंग प्राइमरी वीपीसीज। जो प्राइमरी वीपीसीज होते हैं मींस की P6P जो होता है वो लेटरली इनहिबिट करता है दो आसपास की सेल्स को कि वो प्राइमरी वीपीसीज में ना चेंज हो जाए। कैसे? लिन-12 के थ्रू। लिन-39 एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जब 11 सेल से 6 वीपीसीज स्पेसिफाई की जाती है तो यहाँ पे लिन-39 का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेड-23 एक रिसेप्टर है जो कि सभी वीपीसीज पर पाया जाता है और उस रिसेप्टर के थ्रू कौन सा पाथवे चलता है, वो एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, तो मैप काइनेज पाथवे वाली सिग्नलिंग यहाँ पे होगी। अब इस डायग्राम में एक चीज आपको और समझ लेनी है कि जैसे सपोज ये एंकर सेल है, एंकर सेल क्या रिलीज करेगी? लिन-3। लिन-3 एक तरीके से इंड्यूसर का काम करेगा, मींस कि एंकर सेल एक इंड्यूसर है। एंकर सेल क्या रिलीज कर रही है? एक फैक्टर जिसका नाम है लिन-3, और लिन-3 एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, लाइगेंड है या मॉर्फोजन है, जो कि किससे बाइंड करता है? लेड-23 रिसेप्टर से। और यहाँ पे क्योंकि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ पे कौन सा पाथवे चलेगा? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे। इसके बाद जब लिन-3 लेड-23 से बाइंड करती है तो प्राइमरी वीपीसीज का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी वीपीसीज एक्टिवेट करती है डीएसएल को और लैग-2 को। डीएसएल लैग-2 को एक्टिवेट करती है प्राइमरी वीपीसीज में, और जब ये डीएसएल लैग-2 प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं तो जो लेटरल सेल्स होती हैं, लेटरल वीपीसीज सेल्स होती हैं, मींस की सेकेंडरी वीपीसीज होती हैं, उनमें लिन-12 प्रोटीन को एक्टिवेट करा देती है। लिन-12 प्रोटीन क्या है? नॉच प्रोटीन है। लिन-12 प्रोटीन क्या है? नॉच प्रोटीन है। आपने एक सुना होगा जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग का मतलब होता है कि दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में सिग्नलिंग हो। एक सेल के मेम्ब्रेन डेल्टा मींस की लीगेंड की तरह काम करती है, डेल्टा कहिए या फिर इसको लीगेंड कहिए। दूसरी सेल की मेम्ब्रेन नॉच
या फिर रिसेप्टर की तरह काम करती है, रिसेप्टर की तरह काम करती है। तो क्योंकि दो एडजेसेंट सेल्स के मेम्ब्रेन के पार्ट ही सिग्नलिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको डेल्टा नॉच सिग्नलिंग या जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, जक्स्ट्राक्राइन मतलब कि एडजेसेंट सेल्स के बीच में होता है। तो वीपीसीज, प्राइमरी वीपीसीज डीएसएल लैग2 को एक्टिवेट करा के लेटरल सेल्स में, जो लेटरल सेल्स होती है मतलब सेकेंडरी वीपीसीज, उनमें लिन12 नॉच को एक्टिवेट कराती हैं। जब नॉच एक्टिवेट होता है तो वो कुछ, तो इससे क्या होता है कि प्राइमरी वीपीसीज ऐसा एक्टिवेशन करती हैं कि जो सेकेंडरी वीपीसीज हैं वो किस में ना चेंज हो पाए, प्राइमरी में ना चेंज हो पाए, क्योंकि जहां पे लिन12 होगा वहां पे सेकेंडरी वीपीसीज बनेंगी और जहां पे लिन12 नहीं होगा वहां पे प्राइमरी बनेगी। तो प्राइमरी में, तो प्राइमरी वीपीसीज में तो ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर लिन12 को बनने नहीं देती है, लेकिन प्राइमरी वीपीसीज क्या करती है, डीएसएल और लैग2 को एक्टिवेट कराती है। एक्टिवेट कराने के बाद ये लिन12 जो लेटरल सेल्स होती है, वल्वल सेल्स, उनमें लिन12 को या नॉच को एक्टिवेट कराती हैं। और जब इसका एक्टिवेशन होता है तो इसके अंदर पाया जाता है एक माइक्रो आरएनए मिर61, इसको एक्टिवेट कराती है। जब मिर61 एक्टिवेट होता है तो वो सेकेंडरी वल्वल सेल्स वाले फेट को मतलब कराने लगता है और जो प्राइमरी वल्वल सेल्स बनेंगे उन फेट को अनस्पेसिफाई कर देता है, सेकेंडरी फेट को, सेकेंडरी वल्वल सेल्स के फेट को स्पेसिफाई करवा देता है। तो इस तरीके से सेकेंडरी वीपीसी सेकेंडरी में रहेंगी और प्राइमरी वीपीसी प्राइमरी में रहेंगी। लेकिन जैसे ही जब लिन12 सेकेंडरी वीपीसीज में बनने लगता है तो लिन12 एक काम और करता है कि जो वीपीसीज के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं लेट23, इनका करवा देता है इनहिबिशन। अब जैसे ही इनहिबिशन होता है तो फिर ये वाली सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि भले ही लिन3 कितना भी रिलीज हो, सपोज कि लिन3 बहुत रिलीज हो रहा है, लेकिन उसके लिए रिसेप्टर जो लेट23 है वो इनहिबिट हो गया। जब अगर वो इनहिबिट हो गया है तो फिर लिन कितना भी हो लेकिन रिसीव नहीं होगा। तो पहले ये वाला प्रोसेस होता है, मींस कि यहाँ पे दो तरह की सिग्नलिंग चल रही है। एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे चल रहा है जिसके थ्रू प्राइमरी वीपीसीज और सेकेंडरी वीपीसीज बन रहे हैं। प्राइमरी वीपीसीज प्राइमरी में रहे, इसलिए प्राइमरी वीपीसीज अपने अंदर लिन12 को बनने नहीं देती। प्राइमरी वीपीसीज लेकिन लेटरली इनहिबिट कराती हैं लिन12 को कि वो प्राइमरी वीपीसीज में चेंज ना हो जाएं। तो प्राइमरी वीपीसीज सेकेंडरी वीपीसीज को डीएसएल और लैग2 के थ्रू एक्टिवेट करा के लिन12 को एक्टिवेट करा देती है। लिन12 जब एक्टिवेट होता है तो वो सेकेंडरी वीपीसीज वाले कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर देता है, तो सेकेंडरी वीपीसीज में ही रहेंगे। जैसे ही लिन12 सेकेंडरी वीपीसीज में एक्टिव होता है तो ये क्या करता है, लेट23 रिसेप्टर को भी इनहिबिट करने लगता है। जब लेट23 रिसेप्टर इनहिबिट होने लगेगा तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये वाली सिग्नलिंग अब नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे दो तरह की सिग्नलिंग हो रही, एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और दूसरी जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी वीपीसीज के बीच में हो रही। एंकर सेल और यहाँ पे जो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स हैं उनके बीच में हो रही है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाली सिग्नलिंग। तो यहाँ पे जो चीजें हमने बोली हैं वही लिखी हुई है, बट फिर भी एक बार हम हल्का सा पढ़ देते हैं। लिन39 स्पेसिफाई करता है 6 वीपीसीज को आउट ऑफ 11 सेल्स में। लेट23 सभी वीपीसीज पर पाया जाता है, लेकिन P5P, P6P, P7P इन्वॉल्व होते हैं एंकर वल्वा फॉर्मेशन में, क्योंकि ये एंकर सेल के नियर बाई होते हैं और एंकर सेल रिलीज करता है लिन3 को और ये सेल्स रिसीव करती हैं लिन3 को। क्योंकि P6P लार्ज अमाउंट में लिन3 को रिसीव करता है, इसलिए ये क्या होती है, प्राइमरी वीपीसीज में चेंज हो जाती है। नॉच प्रोटीन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन पैटर्निंग ऑफ निमेटोड्स। वीपीसीज सेल क्लोजेस्ट टू एंकर सेल, जो वीपीसीज एंकर सेल के क्लोजेस्ट होती हैं, एबल टू इनहिबिट इट्स नेबरिंग सेल्स फ्रॉम बिकमिंग सेंट्रल वर्बल सेल्स। तो प्राइमरी वीपीसीज, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, प्राइमरी वीपीसीज इनहिबिट करती हैं सेकेंडरी वीपीसीज को कि वो चेंज ना हो जाए प्राइमरी वीपीसीज में थ्रू लिन12 के। लिन12 सिग्नल ब्लॉक द प्रोटीन काइनेज पाथवे और लिन12 जैसे ही सेकेंडरी वीपीसीज में एक्टिव होता है तो वो प्रोटीन काइनेज पाथवे को इनहिबिट कर देता है। तो इससे क्या होगा कि लिन12 जो होगा, जो सेकेंडरी वीपीसीज होंगी वो अब मोर लिन3 को रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेट23 क्या हो गया, इनहिबिट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, द P5P, P7P सेल रिसीव सिग्नल फ्रॉम लिन12। लिन12 का सिग्नल देती हैं
लिन 12 क्या है, नॉच प्रोटीन है। नॉच सिग्नल एक्टिवेट mRNA, एमआई माइक्रो आरएनए, कौन सा माइक्रो आरएनए MIR61 को एक्टिवेट करती, जो कि रिप्रेस करता है कौन सा, स्पेसिफाई सेंट्रल वल्वल फेट एज वेल एज प्रमोटिंग दोज जीन दैट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग लेटरल वल्वल सेल्स। मतलब कि रिप्रेस करेगा सेंट्रल वल्वल सेल्स वाले फेट को, और किसको प्रमोट करेगा, सेकेंडरी वल्वल सेल्स को या सेकेंडरी प्रिकर्सर सेल्स को। तो इसलिए सेकेंडरी वीपीसीज में रहेंगी, प्राइमरी वीपीसीज में रहेंगी। द लार्जेस्ट सेल डू नॉट इंस्ट्रक्ट द पेरिफेरल सेल्स, लेकिन जो लेटरल सेल्स, जो सेंट्रल सेल है, इसके बाद ये लेटरल सेल्स है, लेटरल सेल्स फर्दर जो और लेटरल सेल्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं, इसलिए ये सेल्स हाइपोडर्मिस में चेंज हो जाती हैं। ऑल सेल्स ऑफ सी एलिगेंस आर इक्विवेलेंस पोटेंशियल, सबके पास इक्विवेलेंस पोटेंशियल होता है। जैसा कि हमने बताया कि ये 6 सेल्स हैं, इन 6 सेल्स में से एंकर सेल जिसके नीचे वो सबसे ज्यादा लिन3 को रिसीव करेगा। अगर इस एंकर सेल को इधर खिसका दिया जाए तो अब ये वाली सेल सबसे ज्यादा रिसीव कर सकती है लिन3 को, तो ये प्राइमरी सेल बन जाएगी। ये कैपेबिलिटी होती है एंकर सेल में जो लिन3 रिलीज होता है उसका, जहां लिन3 सबसे ज्यादा रिसीव होगा वही प्राइमरी वल्वल सेल्स बन जाएगी। अब हम लोग एंकर सेल की जब बात कर रहे हैं तो एंकर सेल का कैसे फॉर्मेशन होता है। आपने वल्वा का फॉर्मेशन तो देख लिया, वल्वा से पहले तो एंकर सेल बनती, तो एंकर सेल कैसे बनती, जो वाइल्ड टाइप सी एलिगेंस होता है उसके एडजेसेंट 2 सेल्स होती है जिनके पास पोटेंशियल होता है एंकर सेल बनाने का। वाइल्ड टाइप, सपोज कि वाइल्ड टाइप सी एलिगेंस है, इनके पास एडजेसेंट 2 सेल्स के पास एंकर सेल बनाने का पोटेंशियल होता है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि एक ही एंकर सेल बनती है। कैसे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 सेल्स हैं। 2 सेल्स कौन कौन सी है, Z-PPP एंड Z4AA, Z1PPP एंड Z4AA, ये 2 सेल्स हैं। दोनों सेल्स के पास यहाँ पे चलती है डेल्टा नॉच सिग्नलिंग, जिसको हम लोग जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम किसी एक सेल को देखें तो इसके पास क्या है, डेल्टा भी है, मीन्स कि लाइगेंड भी है और रिसेप्टर भी है, क्योंकि यहाँ पे सी एलिगेंस के केस में डेल्टा जो होता है, जो लाइगेंड होता है उसको हम लोग लैग2 कहते हैं, और जो रिसेप्टर होता है वो लिन2 है, जिसको हम लोग नॉच प्रोटीन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ही सेल्स के पास डेल्टा और नॉच है, लेकिन बाई चांस क्या होता है कि कोई एक सेल लैग2 ज्यादा बनाने लगती है, डेल्टा ज्यादा बनाने लगती है। तो जो सेल डेल्टा ज्यादा बनाने लगती, ये बाई चांस की बात है, जो सेल डेल्टा ज्यादा बनाने लगती तो ये हो जाएगी सिग्नलिंग सेल, मींस कि ये सिग्नल देगी बगल वाली सेल्स को, एडजेसेंट सेल्स को, और ये हो जाएगी सिग्नल को रिसीव करने वाली सेल। तो जो सेल सिग्नलिंग देती है वो चेंज हो जाती है एंकर सेल में, जैसे कि यहाँ पे ये सेल चेंज हो गई एंकर सेल में, और जो सेल रिसीव करती है सिग्नल को वो हो जाती है वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर सेल्स बन जाती है। तो आपको ये याद रखना कि 2 एडजेसेंट सेल्स होते हैं जिनके पास एंकर सेल बनाने का पोटेंशियल होता है। उन सेल्स के पास डेल्टा नॉच दोनों ही कंपोनेंट होते हैं, लेकिन बाय चांस क्या होता है कि दोनों में से एक सेल डेल्टा मींस कि लाइगेंड ज्यादा बनाने लगती है और दूसरे सेल को सिग्नलिंग करने लगती है। तो जो सेल्स लाइगेंड बनाती है और लाइगेंड दूसरे सेल्स को जो परसीव कराती है, तो इसका मतलब कि ये सेल्स होती है सिग्नलिंग सेल, और जो सेल रिसीव करती है वो टारगेट सेल होती है। तो क्या होता है कि जो सेल डेल्टा ज्यादा बना रही है और सिग्नलिंग करा रही, वो सेल चेंज हो जाती है एंकर सेल में, और जो सेल्स क्या होती है कि रिसीव करती है सिग्नल को, वो चेंज हो जाती है वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर सेल्स में, जिसका आगे यूट्राइन में इन्वॉल्वमेंट होता है। एंकर सेल्स का हमने बताया वल्वा में, जैसे अभी आपने देखा वल्वा में उसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो इस तरह से एंकर सेल बन जाती है। अब यहाँ पे लिखा है द वाइल्ड टाइप सी एलिगेंस हर्माफ्रोडाइट हैव पोटेंशियल टू बिकम एंकर सेल्स। वाइल्ड टाइप सी एलिगेंस में हर्माफ्रोडाइट जो होता है उसके पास पोटेंशियल होता है एंकर सेल बनाने का, और वो कैसे बनती वो प्रोसेस हमने आपको यहाँ पे बता दिया। जनरेशन ऑफ 2 सेल टाइप एंकर सेल वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर सेल्स फॉर्म 2 इक्विवेलेंट सेल्स। कहां से बनते, 2 इक्विवेलेंट सेल्स होते, दोनों के पास इक्वल पोटेंशियल होता है, लेकिन उनमें से एक स्पेसिफाई हो जाती है एंकर सेल में और दूसरी स्पेसिफाई हो जाती है वेंट्रल यूट्राइन सेल में। अब अगर सपोज कि यही सेल, अगर ये सेल डेल्टा ज्यादा बनाती तो ये एंकर सेल में चेंज होती, तो ये बाई चांस की बात होती है। इसको पता करने के लिए एक स्टडी हुई जिसका नाम है सेल एबलेशन स्टडी। सेल एबलेशन स्टडी मतलब कि एक तरीके से सेल को किसी भी तरीके से किल कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना। उस स्टडी को करके, उस स्टडी के थ्रू इसके मेन फंक्शन को पता किया गया कि भाई इनका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे
जो आप यहाँ पे नॉच देख रहे हैं, ये जो LIN12 है ये क्या है, नॉच रिसेप्टर है। तो इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बताया गया बोथ सेल, दोनों सेल्स कौन सी, इन दोनों सेल्स की बात की जा रही है, जो आप यहाँ पे दोनों सेल्स देख रहे हैं इन और इन की, Z1PP Z4AA, बोथ सेल्स Z1PP Z4AA फॉर्म एंकर सेल, एंकर सेल बनाती हैं इफ LIN12 इज रिसेसिवली म्यूटेटेड। मतलब कि अगर कोई ऐसा म्यूटेशन दोनों सेल्स में कर दिया जाए कि ये क्या हो जाए, रेसेसिव म्यूटेशन, जिसकी वजह से इसका हो जाएगा लॉस ऑफ फंक्शन। आप कैंसर बायोलॉजी में पढ़ते होंगे लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, तो उसमें क्या होता है कि उसका फंक्शन कम हो जाता है, तो LIN12 क्या होगा, कम बनेगा। तो जब LIN12 कम बनेगा तो दोनों की दोनों सेल्स क्या बन जाएंगी, एंकर सेल बन जाएंगी। जब ऐसा कोई, ये म्यूटेशन स्टडी है, जब कोई ऐसा कंडीशन हो जाए कि रेसेसिव म्यूटेशन आ गया वाइल्ड टाइप सेल्स में, जो ये दोनों सेल्स हैं, और दोनों सेल्स क्या करेंगे, LIN12 का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, LIN12 कम बनेगा, तो दोनों की दोनों सेल्स एंकर सेल में चेंज हो जा रही। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर सपोज कि LIN12 वाले जीन का डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाए, और उस केस में गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, मतलब कि LIN12 बहुत ज्यादा बनने लगेगा। जब LIN12 ज्यादा बनने लगता है तो दोनों की दोनों सेल्स चेंज हो जाती है यूट्राइन सेल्स में। तो ये आपको याद रखना है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि LIN12 बहुत जरूरी है किसके लिए, यूट्राइन सेल्स के लिए, लेकिन एंकर सेल्स के लिए LIN12 की बहुत जरूरत नहीं है। ओनली यूट्राइन प्रिकर्सर सेल्स नीड LIN12 जीन एंड नॉट द एंकर सेल। तो इस स्टडी से हमें ये पता चला। इसके बाद कुछ मीन्स कंडीशंस हैं, म्यूटेशन केसेस हैं, जिससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इफ एंकर सेल डिस्ट्रॉय, अगर सपोज कि एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मान लीजिए ये C एलिगेंस है, यहाँ पे एंकर सेल है और यहाँ पे VPC 6 VPCs पाए जाते हैं। अगर इफ एंकर सेल डिस्ट्रॉय 6 VPCs विल फॉर्म एज अ एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। जब एंकर सेल को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो LIN3 बनेगा नहीं। जब LIN3 नहीं बनेगा तो प्राइमरी वल्वल सेल्स, सेकेंडरी वल्वल सेल्स ये बनेंगी ही नहीं, मीन्स कि सेंट्रल और लेटरल सेल्स बनेंगी नहीं। तो जब यही नहीं बनेंगी तो क्या होगा कि वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन में क्या है, इफ एंकर सेल किल्ड और एबलेटेड, अगर एंकर सेल को किल कर दिया गया, एबलेटेड कर दिया गया लेजर बीम के थ्रू, तो क्या हो जाएगा कि जैसे ही एंकर सेल को, सेम कंडीशन की, अगर यहाँ पे एंकर सेल को किल कर दिया गया तो ये 6 की 6 VPCs किसमें चेंज हो जाएंगी, हाइपोडर्मल सेल्स में, एपिडर्मिस या स्किन सेल्स में। ये वल्वा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि एंकर सेल्स ही मेन स्पेसिफाई करता है प्राइमरी और सेकेंडरी VPCs को। तो वल्वा का डेवलपमेंट नहीं होगा। कंडीशन 3, इफ लो LIN3 और लेट23, अगर लो LIN3 और लो लेट3, अगर इनके दोनों के लो कॉन्सेंट्रेशन है, देन नो प्राइमरी VPCs, तो प्राइमरी VPCs नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब LIN3 और लेट23 दोनों के ही कॉन्सेंट्रेशन कम है तो प्राइमरी VPCs नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लो बन रहा है तो सेकेंडरी VPCs बन जाएंगे, तो वल्वा प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसके बाद कंडीशन 4, इफ LIN3 ब्लॉक्ड और म्यूटेटेड, अगर LIN3 को हम ब्लॉक या म्यूटेटेड कर दें तो प्राइमरी VPCs क्या हो जाएंगे, नहीं बनेंगे। नो लेट23, नो वल्वा फॉर्मेशन। अगर LIN3 ब्लॉक हो जाएगा तो लेट23 कितना भी हो, रिसेप्टर कितना भी हो, लेकिन अगर लिगेंड नहीं है तो रिसेप्टर कुछ नहीं कर सकता है, तो ऐसे केस में वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। लॉस ऑफ फंक्शन LIN3, अगर LIN3 का फंक्शन लॉस हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑल VPCs अडॉप्ट टर्सरी फेट, मतलब हाइपोडर्मिस सेल्स, सभी के सभी 6 सेल्स हाइपोडर्मिस सेल्स बना लेंगे। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ LIN3 एंड गेन ऑफ फंक्शन लेट3, अगर LIN3 का कॉन्सेंट्रेशन कम भी है, लेकिन अगर रिसेप्टर, मीन्स कि ये एक सेल है जिसके पास एक लिमिटेड नंबर रिसेप्टर पाए जाते थे, लेकिन अभी इसके पास रिसेप्टर बहुत ज़्यादा है, सभी VPCs के पास बहुत ज़्यादा रिसेप्टर है क्योंकि गेन ऑफ फंक्शन हो गया है लेट23 में। अगर लाइगेंड कम है तो ज़्यादा रिसीव करने के चांस होंगे, तो इसलिए क्या हो जाता है, मल्टी वल्वा, मीन्स कि 6 के 6 VPCs में खूब सारे रिसेप्टर हैं तो मल्टी वल्वा बनने का चांस होता है, क्योंकि 6 के 6 VPCs ले सकते
सकते हैं पार्टिसिपेशन वल्वा बनाने में। नेक्स्ट, लेट 23 ब्लॉक्ड, अगर लेट 23 मीन्स कि इस रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो लिन3 लाइगेंड है भी तो भी वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। गोनैड सेल डिस्ट्रॉय, अगर गोनैड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं तो वल्वा एज यूजुअल बनेगा, क्योंकि लिन3 कौन रिसीव कर रहा है, लिन3 कौन बना रहा है, एंकर सेल, तो इसलिए गोनैड के डिस्ट्रॉय होने पे वल्वा के बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। टर्सरी वीपीसीज डिस्ट्रॉयड, अगर टर्सरी वीपीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो भी वल्वा बनेगा, क्योंकि वल्वा बनाने के लिए तो प्राइमरी सेकेंडरी वीपीसीज चाहिए, टर्सरी वीपीसीज नहीं चाहिए। इफ एंकर सेल शिफ्टेड, अगर एंकर सेल को शिफ्ट कर दिया जाए, सपोज ये सीली एलिगेंस है और यहाँ पे ये है एंकर सेल, अब यहाँ पे 6 वीपीसीज हैं, यहाँ पे, अब इस एंकर सेल को शिफ्ट करके इधर रख दिया गया, अगर यहाँ पे रख दिया जाएगा तो क्या होगा कि प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी वल्वल सेल्स यहाँ पे बन जाएंगी, तो वल्वा की शिफ्टिंग हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। इफ एंकर सेल शिफ्टेड वल्वा फॉर्मेशन विल टेक प्लेस बट विथ चेंज पोजीशन, वल्वा बनेगा लेकिन पोजीशन वल्वा की चेंज हो जाएगी, क्योंकि एंकर सेल रिलीज करती है लिन3 और लिन3 जो भी सेल सबसे ज्यादा रिसीव करेगी वो प्राइमरी वीपीसीज में चेंज हो जाएगी। इफ 3 सेंट्रल वीपीसीज, अगर 3 वीपीसीज को बीच की हटा दिया जाए तो रेस्ट ऑफ जो 3 वीपीसीज हैं वो शिफ्ट होकर वल्वा का फॉर्मेशन कर लेंगी, जो कि पहले अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो वो हाइपोडर्मिस बनाती, लेकिन अभी 3 सेल्स बीच की हटा दी गई तो जो साइड वाली सेल्स है वो शिफ्टिंग करके वल्वा का फॉर्मेशन कर लेंगी। इफ 6 हाइपोडर्मल सेल्स क्लोजली लोकेटेड विद एंकर सेल वल्वल प्रिकर्सर सेल्स आर किल्ड, नो वल्वा फॉर्मेशन, अगर जो 6 हाइपोडर्मल सेल्स हैं क्लोजली लोकेटेड विद एंकर सेल्स वल्वल प्रिकर्सर सेल्स आर किल्ड, अगर उनको किल कर दिया जाए 66 का तो क्या हो जाएगा कि कोई वल्वा का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।